बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बात आगे तक भी पहुंचे। गुजारिश ये है कि आज का जो मामला है, किसी का सवाल भी है और ये मामला भी है कि बाप या दादा की कोई जायदाद जो है वो मतलब दूल्हे की तरफ से जो है हक महर में लिखी जा सकती है निकाहनामे में। तो इसकी कानूनी क्या हैसियत है। तो उसके अंदर ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ये जायदाद जो है ना वो लिखी जा सकती है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि दूल्हा के नाम पे कोई चीज़ नहीं होती, उसके पास कोई जायदाद नहीं होती। तो बड़े बुजुर्ग और ये वो जब शादी के मौके पे बैठते हैं या निकाह का टाइम होता है तो फिर वो आपस में कहते हैं कि भाई चूंकि इसके नाम पे कुछ नहीं है, तो बाप या दादा उस टाइम जो बुजुर्ग कोई होते हैं वो कहते हैं कि मेरी फलां प्रॉपर्टी है, वो मैं हक महर के अंदर देने को तैयार हूँ, बाप की हो या दादा की हो। तो वो फिर बुजुर्ग आपस में ये तय कर लेते हैं। अब निकाह वगैरह हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कानूनी शकम पैदा हो जाते हैं कि वो साबित करने में फिर मुस्तकबिल के अंदर बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब भी अगर कोई ऐसा हो कि बाप या दादा की कोई जायदाद हक महर में लिखनी हो, तो उसके लिए तरीक़ेकार आप ये इख्तियार करें, जो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जिसके नाम पे जायदाद है, बाप है वो दूल्हे का या दादा है, तो उसका जो नाम है वो जो निकाह का कॉलम नंबर 9 है, जिसके अंदर जो है वो लिखा हुआ होता है कि वकील दूल्हा का वकील। तो दूल्हे का जो वकील है तो उसके अंदर एक तो उनका नाम लिखें, वो दादा है या बाप है, जिसके नाम पे वो जायदाद है जो हक महर में लिखी जाएगी। तो 9 नंबर कॉलम के अंदर उसको बतौर जो है वो दूल्हा के वकील के तौर पर उसके अंदर अंदराज किया जाए उसका। उसके बाद ये है कि फिर वो जो जायदाद है, उस जायदाद को जो निकाहनामे का कॉलम नंबर 16 है, उसके अंदर जो है वो लिख दिया जाए कि ये फलां जायदाद है, उसकी तफसील आ जाए जायदाद की, और उसकी जो मौजूदा उस टाइम मालियत है, उसकी मालियत को भी उसके अंदर लिखा जाए, ताकि वजाहत हो जाए कि ये जायदाद है जो हक महर में दी गई है, जो कि ये उसकी मालियत है। और उसके बाद जो निकाहनामे का कॉलम नंबर 20 है, उसमें ये लिखा होता है कि क्या हक महर या नान नफके के अवज़ कोई दस्तावेज तैयार की गई है, तो उसके कोई मंदरजात वगैरह के हवाले से जिक्र होता है। तो आप करेंगे ये कि एक तो जिस शख्स के नाम पे वो जायदाद है वो दूल्हा का वकील मुकर्रर हो जाएगा, और उसके बाद दूल्हा के वकील का तकर्रर का मतलब ये होता है कि उसको तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ये मतलब एक अहम वो है कि उसको तमाम इख्तियारात हासिल हैं। तो जब ये भी हो जाएगा और उसके बाद एक दस्तावेज भी आप साथ में लिख लें कि चूंकि दूल्हा के नाम पे कोई चीज नहीं है, कि बाप के नाम पे फलां जायदाद है या दादा के नाम पे फलां जायदाद है, जो कि दुल्हन के हक महर के तौर पर जो है ना इसको दे दी गई है। तो आपने इस बात, और वो जामन है, मतलब बतौर जामन वो हो जाएंगे ना, तो वो फिर एक तहरीर इस तरह की बन जाएगी, और बाकायदा फिर उस तहरीर को जो है वो आप जो निकाहनामे का कॉलम नंबर 20 है उसके अंदर उस दस्तावेज का जिक्र कर देंगे कि जो जायदाद हक महर में दी गई है, जो कि दादा के नाम पे है या दूल्हा के बाप के नाम पे है, वो उसके अंदर मंदरजात लिखे गए, उसकी थोड़ी सी तफसील जो है इसी हवाले से कि ये हक महर में लड़की को दुल्हन को दे दी गई है, तो वो उसके अंदर उसका अंदाज भी आ जाएगा। तो इस तरह फिर वो जो दूल्हा के जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है वो उसके गवाह भी होंगे, जाहिर है कि दूल्हा के वकील के तौर पर उनके दस्तखत भी हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास एक चीज आ जाएगी ताकि मुस्तकबिल में कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो वो हक महर अगर ना दें और कोई मसाइल पैदा हो जाए, तो फिर कम से कम वो जो दुल्हन है, खातून जो है, वो अपना हक महर जो है कानूनी तरीके से हासिल कर सकती है और उसकी पोजीशन भी इसमें मजबूत रहेगी। ये थोड़ी सी मालूमात थी जो अब तक फराहम की है ताकि कोई किसी का हक ना मार सके, लिहाजा बात को आगे बढ़ाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।